अगस्त जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? क्या एक्टिंग में हमेशा से आपका सपना था या जिंदगी ने आपको इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, जीवन में आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। आप सोचते कुछ है, जीवन में होता कुछ है। हम्म। नियति जो है वो आपके लिए कुछ लिख के रखती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अभिनय का दौर शुरू हुआ कॉलेज के समय से। हालांकि स्कूल तक तो मैंने कभी कुछ किया नहीं था। आपको क्या लगता है, बिल्कुल। आप में ऐसी कौन सी चीज है कि ज्यादातर आपको रोल गुरु का और नेगेटिव ही मिलता है? रीजन इसके पीछे? देखिए, अब ये मुझे नहीं पता ये बात। अभी मैंने सुभाष घई जी का शो किया जानकी दूरदर्शन पे। जी। तो एक दिन मीडिया से वो हम लोग को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो वो मुझे जानते थे कुछ सालों से, क्योंकि मैं करण राजदान जी के साथ काफी सालों से एसोसिएटेड था। तो उनके यहाँ से ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उनके साथ मेरी कई बार मुलाकातें हुई, उनसे बैठ के बातचीत बातचीत। तो वो मुझे हमेशा कहते थे तुम यार बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े भोले। तो जब वो मीडिया से इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो वो मेरे बारे में ये कहते हैं, वो वीडियो में लिंक भेज दूंगा। वो कहते हैं कि हमारे अगस्त अगस्त आनंद जी ये हमारे शो के खलनायक हैं। मतलब यहाँ तो बड़े खतरनाक आदमी हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन असल जीवन में ये बड़े भोले इंसान है और बड़े हसीन इंसान है। कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, भले आप अच्छे अभिनेता हो या ना हो। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपका करियर लंबा चलेगा। ये बहुत अपने आप में बड़ी सीख है। आज हमारे हम्म। साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज में गहराई है और अदाकारी में जिंदगी की असल झलक। 55 की उम्र में भी जिनकी ऊर्जा, समर्पण और अभिनय का जुनून 25 वालों को मात देता है। उन्होंने गोल्ड में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया, टीवी पर ऐतिहासिक किरदार निभाए और वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर भारत सरकार से बेस्ट वॉइस का सम्मान भी पाया। मिलिए अभिनेता, वॉइस आर्टिस्ट और मंच के ध्रुव तारे अगस्त आनंद जी से। अगस्त आनंद जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी। अगस्त जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? क्या एक्टिंग में हमेशा से आपका सपना था या जिंदगी ने आपको इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, जीवन में आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। आप सोचते कुछ है, जीवन में होता कुछ है। हम्म। नियति जो है वो आपके लिए कुछ लिख के रखती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। मेरे पिताजी फौज में थे। हम लोग फौजी माहौल में पले बढ़े। मेरा सपना हमेशा से एक फौजी अफसर बनने का था। लेकिन हुआ कुछ और। मतलब मैं कभी फौज में जा नहीं सका। हालांकि मैंने दो तीन अटेम्प्ट किए, मैं एसएसबी में भी गया, हम्म। लेकिन मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जहां तक बात है अभिनय के करियर की, आ, मैं फिल्में बहुत देखता था, क्योंकि आपको पता है कि फौज वाले माहौल में हम्म। हर हफ्ते फिल्में दिखाई जाती हैं। तो जहाँ फैमिलीज रहती हैं आर्मी कंटोनमेंट्स में, वहाँ फिल्में दिखाई जाती हैं हर हफ्ते। और मैं हर हफ्ते फिल्में देखा करता था, मैं कोई फिल्म छोड़ता नहीं। मतलब आप ये मान लीजिए 70s 80s और अर्ली 90s में मैंने बहुत फिल्में देखी अपने स्कूली और कॉलेज के जीवन में। फिल्मों के प्रति एक लगाव था मेरा, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक अभिनेता बनूंगा। अभिनय का दौर शुरू हुआ कॉलेज के समय से। हालांकि स्कूल तक तो मैंने कभी कुछ किया नहीं था। कोई भी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म आप कहते हैं, मंच के ऊपर या पब्लिक के बीच में आकर के, या स्कूल में या कॉलेज में, मैंने कभी भी मतलब हम्म। लोगों के सामने कुछ किया नहीं। एक हमेशा अच्छा रहता था। लेकिन जब मैं मेरा मास्टर्स कर रहा था, मास्टर्स के मैं फाइनल ईयर में था पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो हम्म। वहाँ एक हमने हिंदी प्ले का मंचन। ये बात है 1993 की, फरवरी 1993 की बात है। मतलब जनवरी एंड फरवरी के शुरुआत की बात है। तो हमने उस नाटक का मंचन किया, जिसमें मेरा एक बड़ा दमदार कैरेक्टर था। एक नेगेटिव कैरेक्टर था, एक खलनायक का कैरेक्टर। उसी समय वहां एक गौतम जोगड़ेकर नाम के शख्स थे, जो सही परांठ पे जी, जो जानी मानी निर्देशिका रही है। और उनके उनके सुपुत्र, हम्म। और विनी परांजपे एक अभिनेत्री थी, उनके उनके भाई।
वो उस समय प्रहार फिल्म कर चुके थे, जो नाना पाटेकर के निर्देशन में बनी थी, और उसमें उन्होंने पीटर डिसूजा का रोल किया। अच्छा। उसके बाद वो डायरेक्ट कर रहे थे एक सीरियल जिसका नाम था सप्तऋषि, जो डीडी मेट्रो के लिए था। हम्म। और वो हमारे कॉलेज के सीनियर रह चुके थे। हम्म। और वो वहां पे कुछ रेकी के लिए आए हुए थे उस दौरान कॉलेज के अंदर ही। आ, और उन्होंने वो नाटक देखा, मेरा वाला। और शाम के वक्त क्या हुआ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंपस में खड़ा था, और गौतम जोगड़ेकर वहां से गुजरते हुए आए। तो चूंकि प्रहार फिल्म में हमने उनके काम को काफी सराहा था, तो एक होता है ना कि भाई आप दर्शक हैं, एक कौतूहल सा होता है कि आपके सामने से एक फिल्म स्टार चला जा रहा है, तो आप उसको ऐसे देखते हैं। हम्म। मतलब एक आपका लुक बिल्कुल। ट्रैवल ट्रैवल करता है उसी तरह। हम्म। तो हमने भी देखा, एक दूसरे को मन, मतलब टोनिया मारी हमने, कह रहे रे गौतम जोगड़ेकर प्रहार फिल्म का पीटर डिसूजा ऐसे। तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, और देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ के रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई यहाँ हो। अच्छा, मैं घबरा गया, मैंने बोला कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो स्टार आदमी कहीं बोले मेरे को घूर क्यों रहे हो। ऐसा होता है ना अमूमन। बिल्कुल। खैर मैं डरते डर डरते होता है। डरते डरते उनके पास हम्म। हाँ, तो मैं गया डरते डरते वहां पे। और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। मेरे काम को सराहा उन्होंने, कि तुम्हारा नाटक देखा, काम अच्छा था तुम्हारा। और मैं एक टीवी शो बनाया जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और उस टीवी शो शो की जो प्रोड्यूसर है वो है जया बच्चन। बोला, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उसमें ये जो फला फला नेगेटिव कैरेक्टर है, कॉलेज के नेता का कैरेक्टर, हम्म। वो तुम करो। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे दिमाग की सारी बत्तियां जो है फ्यूज हो गई। और उसके बाद उन्होंने कुछ कह दिया, मतलब कहते रहे, मैं सर हिलाता रहा। ठीक है। हम्म। और उसके बाद वो चले गए। चले गए। मैं मेरे दोस्तों के पास आया, मेरे दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या बोला उन्होंने। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे टीवी शो में काम कर रहे हो। अब मेरे दोस्त खुश, बोला पार्टी दो पार्टी दो। अच्छा, हम्म। चलो जी। पार्टी भी हो गई शाम को। रात को मैं हॉस्टल के रूम आ गया। आने के बाद अगले दिन दोपहर के 12-12 बजे, तो एक लड़का मुझे ढूंढता हुआ आया मेरे हॉस्टल के कमरे में। तो उस वक्त तो मोबाइल फोन वगैरह होते नहीं थे, हम्म। 93 की बात है। तो मुझे मुझे ढूंढते हुए आया। बोला आप अगस्त आनंद है? बोला हाँ। तो बोला मैं गौतम जोगलेकर का ईडी, असिस्टेंट अच्छा। डायरेक्टर। अच्छा। बोला अच्छा, हाँ बताइए। तो बोला कि गौतम जी ने आपको आज सुबह 7 बजे से शिफ्ट है, शूटिंग पे बुलाया था। बोला शूटिंग पे बुलाया था? मुझे तो नहीं पता है शूटिंग पे बुलाया था। तो उसने बोला कि नहीं, वो तो कल ही आपको बोल के गए कि आपको शूटिंग पे बुलाया। सुबह 7 बजे। तो बोल के गए थे मुझे, मतलब मुझे तो पता नहीं चला। बोले जल्दी जल्दी चलिए क्योंकि आपका शॉट होने वाला है। और सौभाग्यवश क्या हुआ कि जहाँ शूटिंग हो रही थी वो हमारे कॉलेज से सटा हुआ है, मतलब मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे एक गोखले इंस्टीट्यूट है, वहीं पे शूटिंग होने वाली थी, वही हो रही थी। हम्म। मैं मैंने झटपट कपड़े पहने, मैं भागा भागा गया वहां पे। और अचानक देखता हूँ कि वहां कुर्सियों पे बहुत सारे उस वक्त के जाने माने कलाकार बैठे। अमोल पालेकर जी हैं, तनुजा जी हम्म। हैं, नीना कुलकर्णी है, विनी परांजपे है। एक हमारे और मित्र हैं परेश मुकाशी, जिनकी मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री ऑस्कर के लिए गई। वो सारे लोग वहां बैठे। तो मैं थोड़ा घबरा सा गया। फिर गौतम जोगलेकर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे मजाक में बोला क्या अभी से ही तुम स्टार बन गए हो, लेट आ रहे हो तुम। तो मैंने बड़े भोलेपन से कह दिया कि देखिए, आपने कल जो बोला मुझे कि तुम मेरे शो में काम कर रहे हो, उसके बाद मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। हम्म। उसके बाद आपने कुछ बोला, मुझे सुनाई दिया। तो वो हंसने लगे। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने बोला चलो तुम्हारा शॉट रेडी। तो वहां मैंने शूट किया, और उस वक्त मैंने इन सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ, हैदर अंकल भी थे, हैदर अली, जिन्होंने सर्कस, नुक्कड़, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बहुत सारे शोज में और फिल्मों में काम किया। उनसे मेरी बड़ी अच्छी पड़ती। तो वहां से एक शुरुआत हुई। वो मैंने टीवी शो किया। मगर फिर क्या हुआ, जैसा मैंने हैदर अंकल के बारे में बताया, हैदर अली के बारे में, हम्म। तो उनसे मेरी बड़ी पटती थी। तो अच्छा। उन्होंने कहा तू जब भी, हाँ ये शूटिंग, ये सारी पुणे की घटना है मैं आपको बता। तो कुछ दिनों के बाद
मतलब उन्होंने मुझसे कहा था कि तू जब भी मुंबई आएगा तो मेरे से मिलना। मगर अच्छा ठीक है भाई, मैं आपसे मिलूंगा। तो एक बार कुछ ही दिनों के बाद की बात है, शूटिंग के कुछ दिन हुए थे, मैं मुंबई गया किसी, मतलब मुझे लगता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वहां पे ये था, मेरा रिटर्न एग्जामिनेशन। तो मुंबई गया, मुंबई सेंटर था। तो मैंने हैदर अंकल को, वो 1 रुपया लैंडलाइन थे, वो फोन किया। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ है। मैंने कहा, मैं फला जगह पे। उन्होंने बोला, अरे आजा आजा दादा, दादर आजा, दादर आजा, मेरा घर यहीं पे है। तो दादर में एक जगह है, बारूद खाना जिसको बोलते हैं, हम्म। वहां उनका एक कमिला अपार्टमेंट है, एक घर। हम्म। तो मैं वहां गया उनको मिलने के लिए। तो मुझसे मिले, फिर उन्होंने मुझसे काफी बातें की। उन्होंने पूछा कि भाई तेरा आगे का क्या प्लान है, क्या करना है तुझे आगे चल के लाइफ में। अच्छा, मैंने उनको पहले कहा था कि भाई मुझे, जब वो मुझसे पूछा करते थे शूटिंग के दौरान, तो मैं उनसे ये कहता था कि मुझे आर्मी में जाना है, कुछ और भी चीजें करनी है, नौकरी हम्म। करनी है, लाइफ में सेटल होना है। तो मैंने उनको खुश करने के चक्कर में, क्योंकि वो एक्टर थे, उस वक्त के जाने माने एक्टर थे, तो मैंने उनको बोली, अंकल मुझे ना एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने बोला मतलब आपने अपने अच्छा। सपने को कुछ और ही बता दिया कि भाई मेरे को एक्टिंग का शौक है और मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा, तेरे को एक्टिंग के कीड़े ने काट दिया है। मतलब क्या मतलब अंकल? मतलब होता है, मतलब 4 महीने के अंदर तेरे को, 3 महीने के अंदर तेरे को एक्टिंग की कीड़े ने काट दिया। तो अंकल मैं समझा नहीं आपकी बात। तो उन्होंने बोला यही होता है सबके साथ, कि एक्टिंग का एक बार कीड़ा काट जाए ना, तो फिर वो जीवन भर ना उसका दर्द जाता है। मतलब वो व्यक्ति एक्टर बन के ही रहता है, हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख इतना आसान नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, जूते घिसने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी कहानियां बताई, दुनिया भर के लोगों की स्ट्रगल की कहानियां बताई, सारी चीजें। उन्होंने बोला कि पहले अपने आप को तू थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल कर ले, और उसके बाद तू चाहे तो इंडस्ट्री में आ सकता है। और वहीं पे पीछे उनकी माता जी थे, हम्म। बुजुर्ग हो चुकी थी। तो वो पीछे, क्योंकि मतलब बुजुर्ग होने के नाते थोड़ी सी, मतलब एक बेड रिडन थी वो, बिस्तर के हम्म। ऊपर, थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये पता है ये कौन है? तो मैंने मतलब बोला नहीं, अब समझ में तो आ गया था कि कौन है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि नहीं अंकल मुझे तो नहीं पता। बोला ये मेरी माँ है। तो मैंने अच्छा। उन्होंने बोला कि ये जो अनऑफिशियल कुछ मिस इंडिया उस दौर में जब हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से जो शुरुआत हुई थी उसके पहले की बात है, हम्म। तो पहला कोई ब्यूटी पेजेंट हुआ था मिस इंडिया का, जो अनऑफिशियल, उसकी वो विनर। तो उन्होंने बोला ये मेरी माँ है, ये विनर थी, और किसी जमाने में ये बड़ी खूबसूरत होती थी, लेकिन आज ये देखो, आज इनकी ये हालत है। ये भी नरगिस वर्गिस इन सबसे ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। इन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम्म। तो मैंने उनसे बोला अंकल आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं? बोले नहीं, तुझे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, तुझे सच्चाई का जो रास्ता है वही दिखा। बोले तू एक्टिंग का कीड़ा काटा है तो छोड़ना मत, तो आगे चल के जब भी होगा, हम्म। ऐसे नहीं कि तू आ जाए और बहुत साल चप्पल घिसने के बाद तू दोराहे पे खड़ा हो, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। उन्होंने बोला एक तरफ अपने आप को स्टेबल कर दे, उसके बाद तू आ जाना है। तो उनकी बात को मैंने माना। बाद में मैंने पढ़ाई करने के बाद मतलब एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो है ना वो आ चुका था, ऑडियो विजुअल का था। तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया। एनजीओ ज्वाइन किया जिसमें हम लोग रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाते थे। तो अब मेरे लिए वही माहौल मिल गया, नौकरी की नौकरी, और हम लोग रोज कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं। हम लोग दूरदर्शन के लिए उद्योग साधना नाम का टीवी स्पॉट बनाया करते थे, ये किस सोशल समय की अवेयरनेस के लिए बात है? उद्योग। ये किस समय की बात ये है? बात है 1996 की बात। और 1996 उसी में? वक्त 1996 उस वक्त एक हनी बी, मतलब मधुमक्खी पालन के ऊपर ना एक टीवी स्पॉट आता था दूरदर्शन के ऊपर, जिसमें मैं ही था उसका मुख्य कलाकार। तो मैं ही आता था और हनी बी कीपिंग के बारे में सब बताता था। और डीडी पे वो आप दिन भर होस्ट में करते कम थे? से कम आप 20, प्रोग्राम को होस्ट करते थे? नहीं, वर्षा उसगांवकर आती थी पहले, और अच्छा। वर्षा उसगांवकर कुछ बोला करती थी। उसके बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह उसमें आया था, एक उद्योजक की तरह।
मेरा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है, ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसे शुरुआत की, मेरे पास इतनी मधुमक्खी, वो जो भी है वो सारी बातें मैं बताया करता था, और वो दिन भर में था 20 आपको? बार दिखाया जाता था दूरदर्शन के अच्छा। ऊपर। सॉरी, कुछ पूछा है? मैंने कहा हाँ वो स्क्रिप्टेड था पूरा? हाँ, वो तो क्योंकि एक्चुअल एंटरप्रेन्योर जो है वो बोल नहीं पाते, हाँ। तो उन्हीं के एक्चुअल लोकेशन पे ही ये सारी चीजें शूट होती थी। लेकिन उनकी जगह, चूंकि वो मराठी उद्योजक होते थे, तो एक हिंदी भाषा का थोड़ा सा ये होता था, उनको दिक्कतें आती थी। तो हम्म। इसलिए मैं वहां पे आती, चूंकि स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखा करता था, प्रोडक्शन टीम का मैं ही हेड था, वो सारी चीजें तो मतलब हमारे एनजीओ की तरफ से मैं किया करता था। वो उसके कारण मैं बड़ा पॉपुलर था उस वक्त। मतलब लोग मेरे को जानने लगे, मतलब मेरे सारे सर्कल के लोग मुझे अच्छी तरह से जानने लगे। उसके बाद मैंने वॉइस ओवर्स, हमारी फिल्मों के लिए वॉइस ओवर्स देना शुरू किया, तो मैं स्टूडियोज में जाया करता था। क्योंकि देखो, ऑडियो विजुअल मीडिया में चाहे फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कैमराज वही यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी वही होती है, एडिटिंग की मशीनें वही, हाई बैंड यूमेटिक वगैरह उस वक्त हुआ करती थी, हम्म। कैमराज वही होते थे सब, मतलब इक्विपमेंट सारा वही होता था शूट का, प्रोफेशनल जो भी होती थी चीजें, जी। तो माहौल वही। सिर्फ यही है कि मैं नॉन फिक्शन में काम कर रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर्स भी देने शुरू किए। बाद में लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया कि भाई हमारी फिल्म के, क्योंकि पुणे में क्या था कि बड़े कम लोग थे जो हिंदी का वॉइस ओवर कर सकते थे या हिंदी अच्छी लिख सकते थे, स्क्रिप्टें वगैरह। तो अच्छा। मुझे बाहर से भी लोग बुलाने लगे कि भाई तुम हमारी स्क्रिप्ट लिखो, हमारे लिए वॉइस ओवर कर दो। तो मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट फिल्मों के लिए मैंने वॉइस ओवर्स दिए वहां पे, मतलब हम्म। जिनमें LIC हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, इंडियन रेलवे के लिए मैंने किया, उनके लिए 11 फिल्में की, मैंने उनका वॉइस ओवर किया। तो काफी सारा वहां पे मैंने काम किया। वो करते करते कहीं ना कहीं ये था कि भाई अब नॉन फिक्शन में आना है। मगर इधर धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां, ठीक है, 99 में मेरी शादी हो गई, आपने 2000 में। एमबीए वगैरह करने के बाद एक जॉब लेने के बाद शादी की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जहां मेरा ऑफिस था उसके ठीक नीचे सारे FTI के स्टूडेंट जो है वो बैठे, तो ये मतलब जो 90s के जो स्टूडेंट्स थे, जो आज जिनमें से आज बड़े धुरंधर लोग हैं फिल्म हम्म। इंडस्ट्री में, तो वो बैठा करते थे मेरे ऑफिस के ठीक नीचे, और मैं खिड़की से, रेस्टोरेंट था एक, और वो मेरे ऑफिस के खिड़की के नीचे जो बाहर का एरिया था सारे बैठा करते थे, और मैं उनकी बातें सुना करता था। और सुरुचि नाम, उस वक्त सुरुचि नाम था उस रेस्टोरेंट का, अब उसका नाम बदल के शायद फुलाजी ऐसा कुछ हो गया है, FTI के ठीक पास में था। हम्म। तो उनकी बातें मैं सुनता था। अच्छा, कई थिएटर की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, मकरंद देश पांडे, सोनाली कुलकर्णी, ये सारे आके वहां बैठा करते थे। मराठी के बहुत दिग्गज डॉक्टर मोहन अगाशी वगैरह सब वहां बैठते थे, या मोहन जोशी वगैरह, ये सब सब लोग थे वहां पे, विजय पाटकर वगैरह। वो एक अड्डा था आर्टिस्टों का और फिल्म मेकर, जो बडिंग फिल्म मेकर, जो FTI के लोग। तो मैं उनको देखता था, फिर मैं क्या करता था, नीचे जाता था, नीचे जाके अगल बगल की कुर्सी देखता था, और वहां जाके बैठ जाता था, एक चाय मंगाई, पी रहा हूँ। और फिर धीरे से मैं देखता था कि लोग फिल्मों की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे बातें इनिशिएट करता था कि अच्छा अच्छा अच्छा, आप FTI से हो। तो अच्छा, वो बातें एक करते अलग ही करते, इंटरेस्ट होता है हाँ, जानने का कि फिर हाँ मैं लोग। देखता था कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये देखता था कि वो डिप्लोमा फिल्म की बातें करते थे, यार डिप्लोमा फिल्म के लिए यार मुझे एक्टर चाहिए, यार एक्टर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग का ये जो कोर्स अभी चल रहा है वो दोबारा शुरू नहीं हुआ था। तो उनको बाहर से एक्टर्स हायर करने पड़ते थे अपनी डिप्लोमा फिल्म्स बनाने के लिए। तो मैं झट से बोलता था, अरे मैं एक्टर हूँ, मुझे आप कास्ट कर सकते हैं अपनी डिप्लोमा फिल्म में, मैं करूँगा। तो मुझे अच्छा, तो फिर उनमें से दो तीन लोगों ने मुझे कास्ट। तो मैंने 3 फिल्में जो है, 2 या 3 फिल्में मैंने FTI की डिप्लोमा फिल्में की। तो और बड़ा मजा है, क्योंकि वो एक अलग उनका माहौल, मतलब वो रीलों के ऊपर शूट हो रही है, बड़े बड़े कैमरा और ये वो सब। तो पहली वो बार एक्टिंग की, अ, बताया कि आपको पहली बार जब ऑफर मिला था, तो उस टाइम पे आपको हाँ, कितना चार्ज किया गया था या फ्री में ही आपसे करवाया गया? नहीं नहीं, फ्री में तो नहीं, उस वक्त मुझे याद है, मतलब क्योंकि पहला चेक मिलता है ना, तो वो हमेशा याद है। तो मुझे एक 1200 रुपए का चेक मिला था, ठीक है।
और एक और चेक आया था, वो शायद 600 या 700 रुपये। तो ये मान लो आप कि मुझे 2000 रुपये मिले थे पूरे टीवी शो पे। पूरे ठीक है। शो में? और उस हाँ, टाइम पे पूरे दो शो पे। हजार रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। हाँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, 250 रुपये तो हमारे मेस के लगते थे महीने का। हम्म। ठीक है। और लगभग 150 रुपये अलग से खर्चे होते थे, तो 400 500 रुपये में पूरा महीना बीत जाता था, मतलब यार 4 महीने का पैसा ही। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह की स्टोरी अभी आपने अपनी बताई, अपने फिल्मी हाँ, जर्नी की, जो आप हाँ। मुंबई गए, मुंबई में आपने काम किया, फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हैं, और आपने उसमें अपनी किस्मत आजमाई। तो मैं जानना ये चाहूंगी कि क्या इसको आप ये नाम देंगे कि मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, या ये किस्मत है आपकी? क्योंकि मेहनत तो मुझे लगता है मुंबई में हर कोई कर रहा है, ऑडिशंस देना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाना, और हाँ, मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आवाज अगर हम देखें, मिमिक्री आर्टिस्ट कितने सारे हैं। लेकिन आपको मौका मिला और आपको अवार्ड तक मिल चुका है, तो आप इसको किसका श्रेय देंगे? आप अपनी किस्मत का श्रेय देंगे या मेहनत का श्रेय देंगे? देखिए, हम अक्सर बात करते हैं ना, नियति की बात करते हैं, मतलब डेस्टिनी की हम बात करते हैं। ठीक है। डेस्टिनी के साथ साथ हम लोगों को कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क करना चाहिए। हम्म। और तीसरी जो चीज है वो कहते हैं किस्मत। ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी तो है, डेस्टिनी मतलब आपका डेस्टिनेशन। हम्म। भाई आपको, आप दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली के आप एक जगह पर रहती हैं, मान लीजिए आपको इंडिया गेट जाना है, वो आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है। कि आपको वहां पहुंचना है जैसे भी। अच्छा, उसके बाद मेहनत, आप वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करें। ठीक है। आप सुबह उठ रही हैं, तैयार हो रही है, समय पर सारी चीजें कर दी, सारी तैयारियां कर दी, अपना लंच बॉक्स रेडी कर दिया, सारी चीजें, वो सारा हो गया। तीसरी चीज होती है किस्मत। आपको पता है कि मुझे इतने समय पे मुझे इंडिया गेट पहुंचना है, हम्म। लेकिन आप घर से निकली, पता चला आपकी गाड़ी पंचर। तो किस्मत अगर ठीक नहीं है तो ऐसी कुछ घटनाएं हो, उस आप अपने डेस्टिनेशन तक, तक नहीं पहुंच हाँ, पाए। डेस्टिनेशन तक पहुंचने में डीले होगा। किस्मत अच्छी है तो पता चला ट्रैफिक नहीं मिल रहा, आप तुरंत, तो 1 घंटे का किस्मत वाला रास्ता आप फैक्टर। 3 घंटे में सफर कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है कि डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना है, लेकिन वो आपकी मेहनत, और दूसरी चीज है किस्मत, कि वो कितना आपका साथ दे रहे। पहुंचेंगे आप, लेकिन कितनी जल्दी, कितना देर से, वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप ये कहते हैं तो किस्मत ने बहुत ज्यादा साथ दिया आपका। हाँ, मतलब ये ऐसा है कि वो जो कहते हैं ना कि भाई जूते घिसना, वो होता है, मतलब हमने किया हुआ है काफी, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं और लगन से लगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ काम आते जाएगा। अ, मैंने जब फुल टाइम एक्टिंग में प्रवेश किया, मैंने काफी सालों तक नौकरी, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैंने 2013 तक लगभग फुल टाइम नौकरी की। लेकिन 2005 से लेके और 2007 के बीच में काफी एपिसोडिक्स मैंने शो भी किए, क्योंकि मैं मुंबई में नौकरी करता था। और मुंबई नौकरी इसीलिए करने गया मैं, कि मैं कम से कम टीवी शोज या फिल्में करूं। लेकिन नौकरी का बंधन, और दूसरा ये है कि समय तो खैर मिलता नहीं था। तो एपिसोडिक्स, 1 डे 2 डे, जैसे सैटरडे संडे अगर छुट्टी के दिन अगर कुछ शूट मिलता है, तो मैंने सीआईडी, आहट और ये बहुत सारे शोज, किसी में 1 डे, मतलब किसी में डॉक्टर बन गया, किसी में वकील बन गया, किसी में कुछ बन गया, किसी में कुछ, तो वो मैंने किया। लेकिन जब मैं 2015 में फुल टाइम आया, अब देखिए आप बात कर रही थी किस्मत की, और जब मुझे लगा कि नहीं, अब समय है इसमें, इस फील्ड में आने का फुल टाइम, क्योंकि तब एज भी हो रही थी, मतलब कहाँ 1993 और कहाँ 2015। ठीक है। 2013 में मैंने छोड़ा। उसके बाद मैं बैंगलोर गया, वहां पे एक फिल्म स्कूल है, उस फिल्म स्कूल के साथ मैंने काम किया वहां पे एज एकेडमिक हेड। और 2015 में मैं फुल टाइम एक्टिंग के लिए मैं मुंबई में आ गया। आने के बाद मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, और उस बीच एक फिल्म भी की थी मैंने, मतलब किसी ने पैसे लगाए थे, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया उसमें।
तो मुंबई में झोल झपाटे क्या होते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान, लोग कैसे लूट लेते हैं, ये सारी चीजें वो सीखने को मिली। वो भी एक सीखने का दौर था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि फिल्म बने और मैं पैराशूट जंपिंग कर दूं एक ही बार, मतलब अच्छा कैरेक्टर प्ले, क्योंकि पैसे मैं लगवा रहा था। और ये लगा कि नहीं भाई, इस फिल्म में अच्छा कैरेक्टर प्ले करके मैं बॉलीवुड में छा जाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा। ठीक है, वहां लूट खसोट, बड़े बेईमान किस्म के लोग बहुत सारे मिलते हैं वहां पे। आप मुंबई में अगर आएंगी तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी होती हैं, हम्म। लेकिन उसमें जेन्युइन अच्छे लोग भी होते हैं। तो जब वो अटेम्प्ट फेल हो गया तो मैंने ऑडिशन शुरू किए। और महाराणा प्रताप शो में मुझे तुलसीदास के कैरेक्टर के लिए मेरा ऑडिशन काफी अच्छा हुआ। मगर बाद में ये हुआ कि नहीं भाई, आपको तुलसीदास के कैरेक्टर के लिए जो चैनल है वो कह रहा है कि भाई कोई नोन एक्टर चाहिए। उस वक्त तो मैं नोन था नहीं, तो नोन एक्टर चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तुलसीदास के गुरु नरहरि दास के लिए उन्होंने कहा कि वो आप करें। तो मेरे लिए वो शुरुआत हुई। तो मैंने ये कॉन्टिलो जो पिक्चर्स है उनका ये शो था, तो मैंने वो शो किया। जिस दिन वो खत्म हुआ तो तब तक देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है आपका बिहेवियर, कि आप सेट के ऊपर कितने शालीन हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कोई टैंट्रम थ्रो नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग तो बड़े शांति से वहां पे, मतलब किसी तरीके की कोई डिमांड्स नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने वो काम, और जिस दिन वो खत्म हुआ तो अगले दिन ही मुझे कॉन्टिलो पिक्चर्स के यहाँ से कॉल आ गया कि भाई हम चक्रवर्ती सम्राट अशोका, ये शो जो है अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो कलर्स पे। उसमें जो, हाँ कलर्स में, तो उसमें अशोका और सुशील के गुरु का एक कैरेक्टर है, तो हम्म। वो भी नेगेटिव कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला आप वो करेंगे। तो मैंने बोला उसका ऑडिशन, बोला आपके ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं, आपने ये काम किया है तो आप शूट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये बात है मार्च 2015 की, मतलब 27-28 मार्च 2015 की। हम्म। तो मैं एनडी स्टूडियो, मुझे बुलाया गया करजत में, जो मुंबई से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहां गया, मेरा लुक का ट्रायल वगैरह हो गया, और मैंने पहले दिन से ही शूटिंग शुरू कर दी। तो मुझे ये कहा गया था कि ये 1-1.5 महीने का ट्रैक होगा। हम्म। लेकिन वो 1-1.5 महीने का तो छोड़ दीजिए, वो शुरू से लेकर अंत तक वो कैरेक्टर रहा और बड़ा ही सराहा गया। अच्छा, वो आपको कैरेक्टर जो ये उससे बड़ा। नेगेटिव रोल ज्यादातर मिलता है, ज्यादातर नेगेटिव रोल मिलता है, गुरु का रोल मिलता है, आपको क्या लगता है बिल्कुल। आप में ऐसी कौन सी चीज है कि ज्यादातर आपको रोल गुरु का और नेगेटिव ही मिलता है? रीजन इसके पीछे? देखिए, अब ये मुझे नहीं पता ये बात। अभी मैंने सुभाष घई जी का शो किया जानकी दूरदर्शन पे। जी। तो एक दिन मीडिया से वो हम लोग को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो वो मुझे जानते थे कुछ सालों से। क्योंकि मैं करण राजदान जी के साथ काफी सालों से एसोसिएटेड था, तो उनके यहाँ से ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उनके साथ मेरी कई बार मुलाकातें हुई, उनसे बैठ के बातचीत बातचीत। तो वो मुझे हमेशा कहते थे तुम यार बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े भोले। तो जब मीडिया से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो वो मेरे बारे में ये कहते हैं, वो वीडियो में लिंक भेज दूंगा। वो कहते हैं कि ये हमारे अगस्त अगस्त आनंद जी हैं, ये हमारे शो के खलनायक हैं। मतलब यहाँ तो बड़े खतरनाक आदमी हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन असल जीवन में ये बड़े भोले इंसान है और बड़े हसीन इंसान है। अब पता नहीं, मैं भी शायद मतलब स्क्रीन के ऊपर वैसा मेरा लुक होगा। आपको सीरियल का इस अमरीश पुरी बना दिया गया है। हाँ, तो ये नहीं होता, ये है ना कि टीवी शोज में आपको पता है कि बड़ा प्रेशर होता है, रोज टेलीकास्ट होना है। तो प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर, मतलब डेली सोप होता है। और खासकर माइथोलॉजिकल जो शोज होते हैं, मैंने माइथोलॉजिकल बहुत सारे किए। उसमें एक तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक हम्म। है। उसके अलावा आपका लुक जाना चाहिए। तो मेरा ये लुक है ना, तो मेरा किसी भी कैरेक्टर में लुक चला जाता है, मतलब मुझे विग भी लगा दें या कुछ भी कर दें। और दूसरा है कि भाषा, तो भाषा के ऊपर मेरा जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसको देखते हुए कि भाई ये एक्टर है और हमको प्रेशर में काम करना है कि एक दिन में एक एपिसोड निकालना है या इतना फुटेज निकालना है, तो उनको अच्छी भाषा बोलने वाले जो एक्टर्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो माइथोलॉजिकल शोज जितने भी हैं उनमें मुझे काफी बुलाया गया कि भाई ये एक अच्छा एक्टर है, ये अच्छा काम करता है, ये परेशान नहीं करता, इसका बिहेवियर। सुभाष जी हमेशा एक बात कहते हैं कि आप भले ही एक बहुत उम्दा एक्टर, लेकिन आप बुरे इंसान हैं तो आपका करियर लंबा नहीं चलेगा।
और वहीं आप अगर एक, क्या बोलते हैं, मीडियोकर एक्टर है, मतलब बहुत ग्रेट एक्टर नहीं है, बट आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपका जो करियर है वो लंबा चले। तो अच्छा इंसान होना व्यक्ति का अच्छा बनिस्बत की होना बहुत अच्छा। जरूरी है। हाँ। व्यवहार अच्छा होना जरूरी है। हर कोई अपनी नजर में बहुत, अच्छा हाँ। होता है, लेकिन आप सामने वाले के साथ अपना व्यवहार कैसे रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके लॉन्ग करियर के लिए, कि अगर आपको अपना करियर एक ही फील्ड में बहुत समय तक रखना है तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगस्त आनंद जी, गोल्ड जैसी बड़ी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? कैमरे के पीछे की कोई यादगार बात जो आज भी दिल में आपके बसी हो? सबसे पहले तो मैं अनुभव के बारे में बताऊं, फिर मैं जो पीछे वाली बात है उस पे आऊंगा। जी। आ, मुझे जब ये फिल्म मिली तो उसमें एक किसी और कैरेक्टर के लिए मुझे फाइनल किया गया था, लेकिन मेरे लुक को देखते हुए हम्म। मुझसे कहा गया कि भाई आप इस फिल्म में सीनियर मॉन्क का कैरेक्टर प्ले करेंगे। आ, तो मैंने बोला ठीक है भाई, इतने बड़े एक्टर के साथ अगर काम करने का मौका मिल रहा है, और कुछ ही सीन्स है, 2-3 सीन्स हैं तो भी चलेगा, और उनके साथ ही, मतलब अक्षय कुमार के साथ ही मुझे सीन्स करने थे, हम्म। तो बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि बड़ी फिल्म थी, तो भले छोटे सीन्स होते थे, लेकिन शूटिंग 2 दिन 3 दिन एक एक सीन की होती थी। तो लगभग मैंने 8 से 10 दिन की शूटिंग की। आ, और मेरे सीन्स अक्षय कुमार के साथ साथ कुणाल कपूर के साथ भी थे, मोनी रॉय के साथ भी। लेकिन अब फिल्म में बाद में एडिट होने के बाद कई सारे सीन्स आपको पता है कि कट भी जाते हैं। हम्म। लेकिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आप लोगों ने देखा होगा, एक ही फनी सीन है पूरे फिल्म में, वो है मेरा और अक्षय कुमार जी का। तो बड़ा बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था वो, उनके साथ काम करना। रोज हम शूट पे पहुंचा करते थे, सुबह सुबह 4 बजे का कॉल टाइम होता था। तो सुबह, मतलब चूंकि बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ी फिल्म है, तो ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलता है एक्टरों को। भाई आपके घर पे गाड़ी आ जाती है सुबह सुबह, मतलब हम्म। प्रोडक्शन हाउस गाड़ी भेजता है आपके घर पे, तो हमारे घर पे गाड़ी आती थी, हम्म। गाड़ी पिकअप करके सेट पे लेके जाएगी। वहां हमारी वैनिटी होगी, वहां सबके नाम लिखे रहेंगे, बड़ा सिस्टमेटिक सारा चलता है काम, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से। उसके बाद आपके लिए खाना लगा हुआ है, मतलब सुबह आप देखेंगे तो मतलब लगभग हम 4 बजे 5 बजे पहुंचते थे, और वहां नाश्ता रेडी। आपको इंडियन खाना खाना है, साउथ इंडियन है, चाइनीज है, वो सारी चीजें वहां पे, फल फ्रूट जो भी है, सारी चीजें रहेंगी। हम खाना खाते थे, रेडी होते थे, और हम शूट किया करते थे। तो अनुभव बड़ा अच्छा रहा, और खासकर अक्षय कुमार के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव था। आ, जब शॉट्स के बीच में ब्रेक होते थे, तो धीरे एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मतलब बातचीत उन्होंने ही इनिशिएट किया, मैं तो बड़ा मतलब झिझक रहा था बातचीत करने में। तो हम्म। उन्होंने ही, और पहली बात उन्होंने ये की, पहला जो उनका सेंटेंस ये था कि भाई आपने ये जो बॉल्ड किया बालों को, इस फिल्म के लिए किया है या पहले से ही ऐसे है? तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा पहले से ही है, ठीक है, और मेरे उस लुक को देखते हुए आपके साथ इस फिल्म में मुझे कास्ट किया गया। तो उन्होंने ही इस बात से शुरुआत। और ऐसे हम खड़े रहते थे शॉट्स के बीच में, जैसे ये आमने सामने 2 फीट 3 फीट की दूरी पे, फिर वो काफी बातें हैं, धीरे 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 धीरे, बहुत मजाकिया किस्म के इंसान है, और पंजाबी ज्यादा बोलते हैं। मतलब आप देखेंगे ना, तो ऑफ द स्क्रीन वो पंजाबी में, मतलब वहां बहुत सारे लोग होते थे पंजाबी में बात करेंगे वो, हम्म। और बहुत हंसी मजाक करते हैं। आ, तो वो चलता रहा उनके साथ बड़ा। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ कैमरे के ऊपर, लेकिन मजा आया उनसे। अच्छा, मैंने उनसे एक बार पूछा भी, मतलब खासकर आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में जो पैसे हैं वो समय पे आते नहीं है, या कई लोग पैसे नहीं देते हैं, काम करवा के भी आपको 3 महीना 4 महीना दौड़ाएंगे और पैसे देंगे नहीं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैंने बोला भाई आपके साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है क्या? आप तो आज करोड़ों में चार्ज करते हैं पर डे का, हम लोग तो भाई बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं पर डे। तो मतलब आज आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं पर डे, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि यार मेरे इतने पैसे गए हैं। उन्होंने बोला कि बहुत सारे प्रोड्यूसरों ने मेरे पैसे दिए नहीं। और एक किस्सा बताया उन्होंने किसी प्रोड्यूसर का, जिसने उनको पैसे दिए नहीं थे, तो वो उनके घर जाके उनका टेप रिकॉर्डर उठा के लेके आ गए थे। तो वो भी हुआ था। फिर वो कहते हैं कि देखो भाई,
सिंपल सी बात है, हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं। कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, हम मेहनत कर रहे हैं, पैसे हमारे पास आने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब तो मुझे खैर दिक्कत नहीं होती, पैसे लोग समय पर दे देते हैं। लेकिन कभी जब मैं धीरे धीरे स्टार बन रहा था और जब मेरा भी रुतबा हो गया था, तो उस वक्त भी कई लोग ऐसे थे कि भाई पुराने अक्षय कुमार को समझ के पैसे टाइम पे नहीं देते थे। तो बोलते थे उस दिन मैं बीमार पड़ जाता था। पर सच्ची में बीमार पड़ते थे या क्या? नहीं नहीं यार, बीमार पड़ जाता था ऐसे ही। अच्छा, फिर क्या होता था? फिर वो बोलते थे, प्रोड्यूसर को समझ में आ जाता था कि भाई यार इसका पैसा ट्रांसफर नहीं है। तो फिर वो तुरंत गलत पैसे ट्रांसफर। ट्रांसफर होते थे। हाँ, तो मैंने पूछा फिर क्या करते थे, तो मैं ठीक हो जाता था। अच्छा, मतलब पैसे हाँ, लेने की ये टेक्निक थी कि आप बीमार पड़ बिल्कुल जाओ तो बिल्कुल। पैसा मिल जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, आपको और आपने गोल्ड फिल्म की, आपको चार्ज किया तो उन्होंने वहां पे आपको टाइम पे चार्ज किया गया था? हाँ, वो सब सारा मतलब वहाँ देख, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ प्रोफेशनल माहौल होता है ना और जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ने वो फिल्म बनाई थी, फरहान अख्तर की जो कंपनी है। हम्म। तो बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट अच्छा, पैसे भी आपके अच्छे आपको आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। अच्छा, मैं एक और चीज बताना भूल गया अक्षय कुमार के बारे में कि भाई मतलब उनकी तरह डिसिप्लिन आदमी मैंने देखा। वो इंसान, आप सुबह सोचिए, अगर 5 या 6 बजे से शूटिंग शुरू होने वाली है तो वो इंसान सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाता था अपना कॉस्ट्यूम पहन। मतलब इतना डिसिप्लिन। मैंने बहुत सारे एक्टर देखे हैं, मैंने बहुत टीवी किया है। जो आजकल नए नए बच्चे आते हैं उनके इतने टैंट्रम रहते हैं, समय पे नहीं आना, हम्म। दुनिया भर के टैंट्रम सेट पे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं फलाना कॉफी पीऊंगा, ढिमकाना कॉफी पीऊंगा, मैं ये खाऊंगा, तो मैं ऐसे बहुत। लेकिन वो जो है अक्षय कुमार, वो समय पे, एकदम समय पे पहुंच जाना, और समय पे चले भी जाना कि भाई मुझे ज्यादा 4 बजे टाइम जाना है। हाँ, मुझे 9 बजे सोना है क्योंकि मुझे 4 बजे निकलना है, उसके बाद नहीं। तो वो समय उनका ये है कि भाई मैं सुबह इतने बजे आ जाऊंगा और इतनी देर तक रहूंगा। तो ये एक डिसिप्लिन दिखाता है उस व्यक्ति का, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता हूँ, ऑफ स्क्रीन बता दूंगा कभी। चलिए। अच्छा, ये बताइए, एक छोटे से रोल से लेकर के पावरफुल परफॉर्मेंस तक का सफर आपका कैसा रहा? और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज कि किस मोड़ पर आपने सबसे ज्यादा सीखा है? सबसे ज्यादा सीखा है? हम्म। देखिए, सीखना तो हर कदम पे रहता है। मतलब हम हर रोज काम करते हैं, हर रोज एक नई चीज सीखते हैं, क्योंकि हर वक्त जो है आप नए लोगों से मिल रहे हैं। और हर व्यक्ति जो है उसका उसका जो बिहेवियर है वो अलग होता है। उसके सोचने की जो क्षमता है, या जो अ, उसकी सोच है वो अलग होती है। आप उसके साथ डील कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का ह्यूमन बिहेवियर देखते हुए, उसका बर्ताव देखते हुए आप रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं। और सॉरी, मैं पहला वाला भूल गया, क्या पूछ रही थी आप? आ, कि आपने कहाँ पे सीखा, किस मोड़ पर सबसे ज्यादा सीखा? मतलब आपने देखिए छोटे से बहुत बड़े तक हाँ, के परफॉर्मेंस दिए हैं, आपने सीरियल्स में भी काम किया है, आपने मूवीज में भी काम किया है, लेकिन किस जगह पे बिल्कुल। आपने आपको लगा कि हाँ, इस यहाँ से मुझे कुछ सबक मिली है, सीखने को मिला नहीं है? तो, हाँ, सीखना तो रोज का काम है भाई। रोज हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मैं एक छोटे बच्चे से लेके कोई 80 साल का व्यक्ति है वहां सेट पे, हर किसी से कुछ ना कुछ नई नई चीजें मैं सीखते रहा हूँ। अच्छा। आ, किस तरीके से सेट पे रहना है, कैसे बर्ताव। उसके अलावा मैं बहुत जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, हम्म। मैं उनसे काफी बातें किया करता था। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको सुभाष घई जी के बारे में बताया। तो उन्होंने जो जीवन की सीख दी कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, भले आप अच्छे अभिनेता हो या ना हो, यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपका करियर लंबा चलेगा। ये बहुत अपने आप में बड़ी सीख है। उसके अलावे अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, वो उनसे मैं बहुत बातें करता हूँ, वो काफी सारी चीजें, गोविंद नामदेव जी से बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। जी। अक्षय कुमार के बारे में बताया ही मैंने, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। तो ये लोग हैं आ, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अगस्त आनंद जी, बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आज की युवा पीढ़ी इस फील्ड को करियर की तरह कैसे ले सकती है? शुरुआत कैसे करे? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, अब देखिए, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हम्म। तो अब जो वॉइस ओवर है या अभिनय है, वो केवल और केवल सिनेमा या टीवी तक सीमित नहीं।
अब इसका विस्तार जो है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। आप दिल्ली में हो, आप गुवाहाटी में हो, आप पटना में हो, लखनऊ में हो, आप कहीं भी हो, एक गांव में हो, आप वहां से अपनी जो कला है हम्म। उसका प्रदर्शन कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो और उसमें पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। आप हम लोग रोज सुनते हैं कि भाई कोई फला व्यक्ति जो है वो यूट्यूबर है, फला व्यक्ति सोशल मीडिया स्टार है। तो अब उसके लिए मुंबई आने की आपको जरूरत नहीं। मतलब आप आप ये कहना सोशल चाहते हैं पहले से ज्यादा सुगम अब हो चुका है, जैसे कि आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम किया है, और अगर उस जगह से बच्चे को, किसी को, या आज की युवा पीढ़ी को शुरू करना हो तो वो कैसे क्या करे, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। हाँ देखिए, मैंने जैसा कि कहा आपको कि चीजें सीमित नहीं है कि भाई अगर किसी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो हम्म। उसको मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में जाना है, या उसके लिए फिल्में या टीवी या रेडियो बस वहीं तक सीमित है। ऐसा नहीं है। अब तो डिजिटल युग है। हम्म। डिजिटल युग में आप अपनी खुद की चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, अपनी आवाज में वो नई नई चीजें डालते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होती है। मुझे लगता है कि जो पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर वो हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावे अ, आज कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल बुक्स बनवा रहे हैं, ऑडियो बुक्स जिसको आप कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, उसके लिए आप वॉइस ओवर, आप किसी भी शहर में हो, छोटे शहर में भी आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो चाहेंगे कि भाई आप अपनी आवाज में हमारी मतलब किताब जो है उसके हम्म। लिए आप अपनी आवाज दे दो। आप वो भी कर सकते हैं। आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कई लोग बोलेंगे कि भाई एक छोटी सी फिल्म है हमारी सोशल मीडिया के लिए, आप उसमें वॉइस ओवर कर दीजिए। तो आज हर एक गांव में, हर एक छोटे शहर में ये सब सारी चीजें हो रही हैं। वहां मान लीजिए छोटे दुकानदार हैं या छोटे ज्वेलर्स हैं या छोटे व्यापारी हैं, हम्म। वो भी चाहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड है। तो अगर कोई अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है या अच्छा एक्टर है, वो उनसे संपर्क साध सकता है कि भाई ठीक है, हम आपके लिए एक छोटी फिल्म बना देंगे। आजकल तो मोबाइल पे ही सारी चीजें हो जाती हैं। तो एक हम्म। छोटे कस्बे में छोटे ज्वेलर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए आप एक छोटी फिल्म, अब तो एडिटिंग के लिए आपको किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आप तो मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर एडिट कर सकते हैं। आप उनसे संपर्क साध के उनसे फिल्में बना के आप अपना करियर वहीं पे शुरू कर सकते हैं। कि भाई आपने किसी के लिए वहीं पे एक छोटा एड बना दिया, आपने स्क्रिप्ट भी लिख दिया, आपने शूट भी कर दिया, आपने वॉइस ओवर भी दे दिया, एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक देके आपने उसकी फिल्म कंप्लीट करके दे दी सोशल मीडिया के लिए। तो ये छोटी जगहों पे भी हो सकता है ये सब कुछ। और बहुत सारे एनजीओ हैं, वो बहुत सारी फिल्में बनवाते हैं। आप उनसे संपर्क साध के आप उनके लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो केवल एक जगह तक अब सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के आने से इसका विस्तार जो है वो काफी बड़ा हो गया है मतलब। हम्म। तो आप जहां भी हैं आप वहीं से कर सकते हैं। जी। आपको सिर्फ अगर देखना है। अगर सानंद जी, आपने गुरु का किरदार बहुत बहुत सीरियल्स में और फिल्मों में भी किया है, आपका कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आपके गुरु ने दिया हो और आप उसको अभी भी उसका पालन करते हो, ऐसा कोई गुरु मंत्र बताइए। देखिए मैंने आपको बताया सुभाष घई वाला जो उनका उनका जो कहा हुआ है, जो मेरे जहन में अभी तक बसा हुआ है, हम्म। कि एक अच्छे व्यक्ति बनिए, अभिनय करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, लेकिन व्यक्ति अच्छे बनिए, ये सबसे बड़ी बात है। और सेट के ऊपर जो है आप जहां भी जाएं आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप कहना अभी कल चाहते ही हैं मैं, आपके गुरु हाँ जो कल है वो रात, सुहास घई जी हैं, और उनका ये जो एक सेंटेंस है, उन्होंने जो एक बात वो कही बिल्कुल है, वो आप बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। जी। अच्छा, बिल्कुल ये मैं उस चीज को बताइए फॉलो कि जब कोई रोल आपको अंदर से झकझोर देता है, जैसे कि कोई नेगेटिव किरदार, तो उससे बाहर आने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं आप? नहीं देखिए, तरीका ऐसा कुछ विशेष तो है नहीं, कोई कोई ऐसे टेक्निक तो है नहीं कि आप उससे बाहर अपने, ऐसा होता है। देखिए अभिनेता है, एक तरह का कैरेक्टर उसने किया और सडनली क्या होता है कि दूसरा कैरेक्टर, तो वो स्विच करना आपको आना चाहिए, मतलब वो अडेप्टेबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। हम्म। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि आपने एक कैरेक्टर प्ले कर लिया तो अब आप उसमें पागल का रोल कर रहे हैं तो आप पागल बन गए एकदम, ऐसा 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 नहीं होता है। ये कहने वाली बातें होती है कि आप उसमें, हाँ जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तब आप उसमें घुसे होते हैं। लेकिन जैसे ही कट हो गया
अब आपका जो स्विच है वो बदल गया, मतलब वो नॉर्मल चीज है, मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये कहने की बातें होती है। अच्छा, अदरवाइज स्विच आपने करना बहुत आसान है। आपने टीवी पर भी खूब आप टीवी पर भी खूब नजर आए हैं। आपने सीरियल्स किया है, आपने मूवी की है। तो सीरियल्स की एक्टिंग और मूवी की एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग, ना केवल ये आप जैसे लोग या जो दर्शक हैं या जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, हम्म। बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी ये सारी बातें हो गई हैं। हम्म। आज सिनेमा है, हम्म। टीवी है, वेब सीरीज है और हम्म। सोशल मीडिया है। हम्म। ठीक है। और इनके बीच में क्लियर कट एक भेदभाव का है ना, भेदभाव हम्म। वो पैदा हो गया। अब उदाहरण के तौर पे यदि मैं फिल्म करना चाहता हूँ, या कोई भी व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा टीवी किया हो, तो बोला अरे यार वो टीवी का है, मत लो यार उसको फिल्म, या मत लो यार उसको वेब सीरीज में। ये ऐसा हो जाता है। आज लोग जो है ना, उनको अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है ना कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके से जो फिल्में करते हैं जो लोग, वो हम्म। उच्च जो वर्ण है ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। हम्म। भाई ये फिल्म वाला बंदा है, ठीक है। जो वेब सीरीज करते हैं वो भाई वो क्षत्रिय, भाई चलो वो, आपने देखा होगा कि जो फिल्में करते हैं वो फिल्मों में ज्यादा नजर आए, ठीक है। जो वेब सीरीज करते हैं वो वेब सीरीज में ज्यादा नजर आते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो आप वैश्य मान लें, जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से, उनके पास पैसे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हम्म। तो वो वैश्य की कैटेगरी में आ गए एक्टिंग वाले भी। अगर मैं हमारे सिनेमा के इसमें करूं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब फिल्में करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अपना वेब सीरीज करने वाले, शूद्र जो अपना वैश्य जो है वो सोशल मीडिया स्टार्स, और जो हम जैसे टीवी कलाकार हैं वो आते हैं शूद्र की कैटेगरी में, जिनको कि लोग जो है एकदम कहते हैं छी, टीवी वाला है, टीवी वाला है। तो टीवी में बहुत ज्यादा काम करने का एक बड़ा दुष्परिणाम भी होता है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। अभिनय अभिनय होता है, मतलब चाहे वो टीवी में हो चाहे सिनेमा में हो। और मैं आपको अनेकों उदाहरण दूंगा जहां टीवी से लोग सिनेमा में आए, चाहे हम्म। वो शाहरुख खान हो, चाहे हम्म। मनोज वाजपेयी, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, हम्म। चाहे वो कोई भी, मतलब इन्होंने शुरुआत टीवी से ही की। सीरियल से की। और टीवी, हाँ ये सब आपने देखा है भाई, शाहरुख खान दूरदर्शन के लिए करते थे, हम्म। ठीक है। अपना इरफान खान, मतलब इतने मंजे हुए कलाकार भाई, हम उनको चंद्रकांता वगैरह में देखते थे अखिल जी के साथ। आ, उसके बाद आपके सुशांत सिंह राजपूत हम्म। टीवी से आए। आज की बहुत बड़ी अभिनेत्रियां सारे टीवी से। लेकिन एक एक नोशन बन जाता है ना, एक मिथ, ये कि भाई वो टीवी का एक्टर है यार, उसको मत लो यार। बट टीवी, अभिनय अभिनय होता है भाई। आप टीवी में काम करने का एक तरीका अलग है, वहां प्रेशर होता है, फटाफट वहां पे आपको सीन्स निकालने हैं। आपको सिनेमा में आराम से काम होता है क्योंकि आपके पास समय होता है, आपके पास प्रेशर नहीं। तो एक एक्टर जो है, अभिनेता अभिनेता होता है, मतलब वो प्रेशर में वहां भी काम कर रहा है, और यहाँ उसको अगर खुलापन मिले तो वो अच्छा काम करेगा। और लोगों ने ये साबित किया हुआ है कि भाई अच्छा काम किया जा सकता है अगर अच्छे मौके मिल रहे हैं, माहौल वैसा है, तो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यही है कि इंडस्ट्री के अंदर, और जैसे आपने बोला कि लोगों को बांट दिया गया है अलग अलग भागों में, तो जो चीज गलत है वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने अपने करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार आपका कौन सा रहा और आपने उससे क्या सीखा? देखिए, चुनौतीपूर्ण अगर किरदार कहें तो मैंने हाल में ही डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी के साथ हम्म। एक मैं टीवी शो कर रहा हूँ, वो भी दूरदर्शन पे ही आने वाला है, जिसका नाम है महाकुंभ। हालांकि महा दो कर रहा हूँ। महाकुंभ। महाकुंभ, अच्छा, महाकुंभ ये जो अभी जो कि कुंभ है उससे रिलेटेड है, जो अभी इस साल हाँ, ये बेसिकली हाँ कुछ, मतलब उसका जो संबंध है इन्हीं चीजों से, जो हमारे भारतीय सनातन सिस्टम में जो हम्म। अखाड़ों की परंपरा है, ये फिल्म ये जो टीवी शो है उसके ऊपर है कि हमारे अखाड़ों की और हमारे मठों की स्थापना कैसे। तो उसमें मैंने दो अलग अलग किरदार अदा किए हैं। एक तो मैंने मंडन मिश्रा का किरदार अदा किया, जो अपना वाक्पटुता में काफी पारंगत थे, शास्त्रार्थ में वो काफी पारंगत थे, जिन्होंने शंकराचार्य को भी
शास्त्रार्थ में हरा दिया था, और बाद में शंकराचार्य ने उनको पुरी, जब मठ की स्थापना हुई तो उसका मठाधीश बनाया था। तो वो एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो वो था किन्नर अखाड़े का जो हमारा प्रसंग शूट हो रहा था अभी, अभी पिछले महीने की बात है। हम्म। उसमें किन्नर का कैरेक्टर प्ले करना, तो जिसके लिए मैंने पूरी दाढ़ी मूंछ ये सब साफ किया था, और मुझे किन्नर का जो पूरा रूप है वो दिया गया। हम्म। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। मतलब चैलेंजिंग सिर्फ अपीयरेंस की वजह से ही नहीं था, या उस हम्म। कैरेक्टर के कारण नहीं था। चैलेंजिंग इसलिए भी था कि मेरी बेटी भी उस शो में असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है। और उसके सामने आप सोचिए, मतलब एक आपकी असल जीवन की बेटी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके सामने आप एक पिता से किन्नर का रूप ले रहे हैं, वो कपड़े बदल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हो रही है और वो देख रही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे लिए झिझक थोड़ी सी हो रही थी, भाई मेरी बेटी है, मैं ब्लाउज पहन रहा हूँ, मैं साड़ी पहन रहा हूँ, मैं पेटीकोट पहन रहा हूँ, मैं, मेरे विग लगे हुए हैं, मुझे लिपस्टिक लगाई जा रही है, सारी चीजें। तो आप उस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि उस वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि आजकल ये मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, ये लोग चीजों और को समझते हैं, तो वो फिर वो मेरी फोटो वोटो खींची उसने, आ जाए पापा इधर से इधर से, फिर वो लुक उसने भेजा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने उसको अप्रूव किया, फिर मैंने वो शूट किया। लेकिन वो हाव भाव, वो अंदाज, वो सारी चीजें लाना, और डॉक्टर साहब की जो धर्मपत्नी है मंदिरा जी, वो डायरेक्ट कर रही थी। हम्म। तो और बड़े भावुक सीन थे उसमें, रोने वाले, मतलब जो किन्नरों की जो व्यथा है उसके बारे में। तो वो बड़ा अच्छा शूट किया। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद, मतलब वो शूट होने के अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम्म। एक दिन मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मुझे डॉक्टर साहब का एक ऑडियो मैसेज आया। मतलब डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया है, मतलब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का मैसेज आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने बोला क्या मैसेज है, जरा सुनो तो सही। उन्होंने, जैसे मैंने मैसेज ओपन किया, ऑडियो मैसेज, तो डॉक्टर साहब उसमें कहते हैं कि अगस्त, मैंने कुछ प्रसंग देखे जो हमने शूट किए थे किन्नरों वाला खासकर, और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, बोले कि देखो मैं किसी को मैसेज भेजता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन तुमने इतना अच्छा काम किया उसमें कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और उन्होंने एक और बात अंत में कही जो मेरे लिए सीख वाली, आप जो बात बता रही थी, हम्म। उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही साधना करते रहो, ये उनके वर्ड्स, हम्म। ऐसे ही साधना करते रहो, ऐसे ही तपस्या करते रहो, ठीक है, सफलता जो है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आएगी। ये उनके शब्द है, मैं आपको वो ऑडियो मैसेज भेज दूंगा। तो वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। हालांकि वो बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग बहुत था। क्योंकि आपके सामने आपकी बेटी थी और आपका बिल्कुल। किरदार कुछ और ऐसा था जो बहुत ही डिफरेंट था। तो ये हाँ, तो और पहली बार मैं किन्नर का रोल कर रहा था वो भी। तो दो चीजें साथ में हुई, इसलिए चैलेंज ज्यादा था। जी जी। अगस्त सालन जी, कई युवा सिर्फ फेम के लिए एक्टिंग करना चाहते हैं। आप उन्हें हाँ। क्या रियलिटी चेक देना चाहेंगे? देखिए, आपको जब इस इंडस्ट्री में आना है ना, तो आपको कमर कस के आना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैदर अंकल ने मुझे सीख दी थी कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको तैयारी कर, देखिए किस्मत है तो आपका कल भी काम हो सकता है, आपका महीना भर भी लग सकता है, साल भर भी सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आजकल दिक्कत ये है ना कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लगता है कि जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग करने से और ये प्रोटीन खाने से और सिक्स पैक से उससे काम होता है। हम्म। उससे काम नहीं होता है। आपको मेहनत करनी है अपने अभिनय, जो आपकी जो कला है, जो अभिनय की क्षमताएं हैं, उसको विकसित करने में, वहां ज्यादा मेहनत। तो वहां लोग मेहनत नहीं करते। आप उनसे जाके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में पूछिए, उनको नहीं पता होगा। अभिनय की जो बारीकियां हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। उनको लगता है कि हमने जिम कर लिया, हम खूबसूरत दिख रहे हैं, हम, अच्छा हम फ्रूट खा रहे हैं, हम अपना जो शारीरिक जो सुंदरता है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वही हो गया। वो नहीं है। आपको वो करिए, मतलब वो करना बहुत जरूरी है, सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, वो जरूरी है। लेकिन जो अभिनय है, आपका जो, आपकी जो भाषा है, उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना होना चाहिए। भाषा के ऊपर लोग काम नहीं करते हैं,
ठीक है। बाकी जो अभिनय की बारीकियां हैं उनको सीखना चाहिए, उनके ऊपर मेहनत करना चाहिए। अच्छा, और जो अगर सबसे शारण बड़ी। जी, इस आपके जवाब से ही मेरे अंदर एक सवाल है कि अगर कोई हम्म, व्यक्ति या कोई भी लड़का या कोई भी एक्टर आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो आप उसे हाँ। इस समय, और जो इस समय हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं, जो सीरियल्स जिस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, क्या बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? देखिए, मतलब किसी को भी डिस्करेज करना ठीक नहीं। हम्म। भाई यदि व्यक्ति के अंदर क्षमता है, हम्म। यदि उसके अंदर एक भूख है हम्म। और लगता है कि नहीं वो बड़ी मेहनत और लगन के लिए तैयार है, हम्म। तो मैं हमेशा उससे यही कहूंगा कि भाई तुम जरूर आओ, तुम जरूर करो, कोशिश करो तुम। क्योंकि कोशिश करोगे तभी तो कुछ ना कुछ होगा। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो भाई सफलता तो हाथ लगेगी नहीं। हम सब ने किया है। तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं किसी को हतोत्साहित करूं। भाई जो व्यक्ति सच में मतलब दिल से करना चाहता है उसे जरूर आना चाहिए। क्योंकि बड़ी शानदार चीज है, आपके मन को सुकून मिलता है, आप आके करें। लेकिन हाँ, एक बैकअप आपको तैयार करके रखना पड़ेगा कि भाई क्योंकि अब सफलता मिलने में पता नहीं कितना समय जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं आपके घर का सपोर्ट होना या फाइनेंशियल बैकअप जो है वो आपके पास एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग डिप्रेशन में भी, आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब पीछे कुछ सालों में ऐसे किस्से आए हैं कि डिप्रेशन की वजह से कई अभिनेताओं ने, कई फिल्मी हस्तियों ने कई ऐसे कदम उठा लिए जो नहीं उठाना चाहिए था। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई यहाँ पे ये चीजें हैं, सफलता मिलने में समय लगेगा लेकिन आप करिए। और अगर इतनी भूख है तो आप पहले जैसे सोशल मीडिया पे या मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आप कुछ पहले कोशिश कर लीजिए। क्योंकि मैं कई ऐसे अभिनेताओं को जानता हूँ हम्म। जिन्होंने फिल्मों में या टीवी में काफी काम किया और उनको बाद में लगा कि नहीं भाई, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। तो मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ, हम्म। उन लोगों ने अपने पॉडकास्ट शुरू किया और आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब आज उसी फील्ड में हम्म। उनको बहुत ज्यादा उनको सराहा जा रहा है। तो वो लोग कर रहे हैं वहां पे। कुछ हैं जो अपनी रील्स बनाते हैं। मेरा खुद बेटा है, हालांकि वो भी जॉब करता है, लेकिन वो भी अपनी रीलें बनाता है, सोशल मीडिया पर डालता है। अभी एक रील उसकी 1 मिलियन के ऊपर चली गई। तो वो वहीं से अपनी जो प्रतिभा है उसको दुनिया के सामने दिखा रहा है। तो आपके पास तो अब मोबाइल फोन है, हम्म। आप कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। आप वहीं से पहले आप अपने आप को आजमाइए इसी के माध्यम से। यदि आप किसी भी शहर में रह रहे हैं तो हम्म। पहले आप अपने आप को आजमाइए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद जो है आप मुंबई आने का प्लान बना सकते हैं, कोई ऐसा। अच्छा, मुंबई आने की भी अब जरूरत नहीं है। अब तो जो 70-80% फिल्में हैं हम्म। उनकी शूटिंग या तो उत्तर प्रदेश में होती है या भोपाल में होती है, मुंबई के बाहर। ठीक है। अब मुंबई से हिमाचल। ज्यादा, हाँ, अभिनेताओं की जरूरत जो है वो दिल्ली में होती है, लखनऊ में होती है, वाराणसी में होती है, भोपाल में होती है, जयपुर में होती है। क्योंकि अधिकतर फिल्में वहीं शूट हो रही हैं। हम्म। अब जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है वो सिमट के टीवी तक आ गई। वरना फिल्में और वेब सीरीज अभी सारी की सारी बाहर शूट हो रही है, रियल लोकेशंस पे जाके। और आप बहुत सारी, अब जैसे मैंने सत्यमेव जयते 2 की, अपना जॉन अब्राहम, हम्म। वो पूरी फिल्म लखनऊ में शूट, या गदरपुरी या डेढ़ इश्कियां, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि बाहर शूट होती है, मतलब मुंबई के बाहर। और आप उसमें जितने प्राइमरी कैरेक्टर्स देखेंगे, मतलब कुछ को मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के जो बाकी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे लखनऊ थिएटर से या भोपाल के थिएटर से या जयपुर के थिएटर से। जी। उनको वहीं पे मुंबई के अभिनेताओं से ज्यादा काम उनको वहां बैठे बैठे मिल रहा है, क्योंकि वहां ज्यादा फिल्में शूट हो रही है। अच्छा, अभी तो आपने आप कहा देखिए। कि नॉलेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बीच में बिल्कुल। रोकूंगी। तो जो आज के यंग एक्टर्स हैं, आप उनको कौन सी हम्म, 3 किताबें पढ़ने की सलाह देंगे फिल्म देखिए, की जानकारी की? हाँ, तो आपको सबसे पहले जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, आपको पूरे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एक पूरा जो है एक जिस्ट हम्म। आप किसी की भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी व्याख्या की है। तो हम्म। वो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको पहले वही रिकमेंड करूंगा। उसके बाद एक्टर प्रिपेयर्स है, स्टैन लेविंस्की की, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावे 2-3 किताबें और हैं।
अभी सडनली ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये दो चीजें जो है ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इनको तो जरूर पढ़ें। मतलब आपको अगर अभिनेता बनना है या आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में आपको काम करना है, तो आप पहले तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उठाइए, उसका जिस्ट उठा लीजिए। अमेजोन और बाकी इस पे अवेलेबल है, आप उसको जरूर पढ़िए। वो पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें उसके अंदर दी है। और ये जो मतलब मैं विदेशों में 3 किताबों की जरूरत नहीं है, आप वो एक किताब पढ़ लीजिए, बहुत कुछ मिल एक जाएगा। किताब, क्योंकि जब आप दूसरी तीसरी चौथी किताब पढ़ेंगे, जो विदेशी जो हमारे जो सो कॉल्ड जो अभिनय के क्षेत्र के जो गुरु हैं, हम्म। आप जब उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही उठाया हुआ है। तो तो हमारे वो भरत एक मुनि किताब जी ने बहुत जो रचना की। इनफ है। अगर सानंद जी, वैसे तो आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला, समय कैसे निकलता गया, लेकिन मैं फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म होती तो उस फिल्म का टाइटल क्या होता? अरे बाप रे, ये तो मतलब वैसे मेरे मेरे 2 साल की जिंदगी पे के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। तो हम्म। वो अभी उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे नौकरी के दौरान की जो 2 साल मैंने बिताए थे मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर। लेकिन टाइटल मेरे अगर मेरी जिंदगी पे, तो मैं तो कहूंगा कि प्रारब्ध। क्योंकि प्रारंभ। प्रारब्ध मतलब एक वर्ड है, प्रारब्ध। मतलब उसी के अंदर सारी चीजें हैं, मतलब जो भी होता है वो सब प्रारब्ध। जो ओके। हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सारा सब कुछ प्रारब्ध। अगर सानंद जी, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हमें दिया, और इतनी सारी जानकारी फिल्म इंडस्ट्री, सीरियल्स, फिल्मों में कैसे काम किया जाए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बना जाए, सबके बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।